वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। और आज यहाँ पर एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम यहाँ पर आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है, एक शॉर्ट क्लास रहने वाली है आज। और इसके बाद आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लासेस लगती रहेगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने साथियों को या फिर वीडियो के जो लिंक है आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर देने हैं, या फिर आपको जितने भी ग्रुप्स आपके एग्रीकल्चर के हैं वहां पर आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर लाइव सेशन में ऐड हो पाए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, मात्र हम यहाँ पर एक शॉर्ट क्लास आज रखेंगे, ताकि सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो जाए कि यहाँ पर क्लासेस, दीपक सर की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर सपोर्ट करना है, लगातार वीडियो को शेयर करते रहना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट है जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, और लगातार अक्सर आपको एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आपको याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको साथ साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है। ठीक है, आपके कमेंट्स भी पढ़ लिए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर जो क्लास रहेगी वो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर इस क्लास से आपको मिलने वाला है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि कब की गई थी। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं 1955, 1965, 1975 या फिर 1985। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी जेट हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, या फिर अदर कोई भी एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, सभी में ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हम अगर बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1965। याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं एनडीडीबी। किस नाम से भी जानते हैं? एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किस नाम से जानते हैं इसे हम? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से भी इसे जानते हैं। और अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कहाँ है, अर्थात ये इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको पूछा जाता है कि जो एनडीडीबी है अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखिए गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के आनंद शहर में ये स्थित है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में कब की गई थी? 1965 में की गई थी। इसके साथ साथ आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन साथ लेके चलना है कि जो एफसीआई है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसकी भी स्थापना याद रखिएगा 1965 में की गई थी। और अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम, याद रखिएगा एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम, इसको भी ध्यान रखना कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी 1965 में की गई थी। और अगर आपको पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, भारतीय खाद्य निगम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ये है न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर? याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। अर्थात आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको याद करते चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखिएगा डेली क्लास आपको अटेंड करनी है, और फुल क्लास आपको एंड तक जरूर देखनी है, ताकि एक के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको याद होते रहे। ठीक है, तो एनडीआरआई की स्थापना याद रखिएगा 1955 में की गई थी। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? याद रखिए करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और इसका राइट आंसर क्या है इस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का? ये है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। और अगर आपको पूछ लिया जाता है कि एफसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी। कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में स्थित है, अर्थात नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे।
चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो ताकि एक के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चंस याद हो पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपकी जो IBPS की एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गुलाब के फूलों की अवधि बढ़ाने हेतु कौन सी क्रिया, कौन सी प्रोसेस उपयोग में ली जाती है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है और गुलाब से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, इकेवेना, होगार्थ कोर्स, पल्सिंग या हिप्स। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिए, फूलों की अवधि बढ़ाना, ध्यान यहां पर आपको रखना है कि फूलों की अवधि बढ़ाने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में ली जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इकेवेना, तो इकेवेना तो क्या होती है, याद रखिएगा, एक जापानीज कला होती है। इसकी याद रखिएगा, एक जापानीज कला है, लेकिन किसकी है आपको ये भी याद रखना है। तो ये है, याद रखिएगा, फूलों की अरेंजिंग की, अर्थात फ्लावर अरेंजिंग की। फ्लावर अरेंजिंग की याद रखिएगा एक जापानीज कला है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकेवेना कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं, याद रखिए, हिप्स की, तो रोज का फूल क्या कहलाता है, हिप्स कहलाता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, अर्थात ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा, पल्सिंग। क्या है इसका राइट आंसर, पल्सिंग। अब ये पल्सिंग होती क्या है और इसमें क्या करते हैं, कैसे इसकी अवधि बढ़ जाती है फूलों की, तो याद रखिएगा, ये सल्फेट्स और सुक्रोज का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, याद रखिएगा, जो फूल होता है, जो फूल होता है उसे डिप कर लिया जाता है, उसको स्टेम के साथ डिप कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, याद रखिएगा, उसकी फूलों की वेज लाइफ बोल सकते हो या फिर सेल्फ लाइफ आप बोल सकते हो। तो सेल्फ लाइफ का मतलब है कि अगर मान लीजिए वो फूल एक दिन में अगर खराब हो रहा है तो उसे इस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, इस सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी लाइफ है वो, याद रखिएगा, 7 डे, 6 से 7 डे हो जाती है। अर्थात याद रखिएगा, फूल जल्दी से खराब नहीं हो, इसके लिए हम कौन सी क्रिया को अपनाते हैं, तो वो होती है, याद रखिएगा, पल्सिंग। इकेवेना क्या है, जापानीज कला है फूलों के अरेंजिंग की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें आपको पूछा गया है कि गाजर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। अब यहां पर याद रखना है आपको कि गाजर का पुष्पक्रम ना होके, ये थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है कि ये पुष्पक्रम नहीं होके क्या है, फल प्रकार है। क्या है ये, फल प्रकार है, इसको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, तो फल प्रकार क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं कि गाजर का फल प्रकार क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिलिक्वा, स्पाइक, सीजोकार्पिया, स्पेडिक्स। काफी अच्छे क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर याद करेंगे। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि गाजर का जो फल प्रकार है, फ्रूट टाइप है, वो क्या कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, हॉर्टिकल्चर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछा आता है गाजर का फल प्रकार, सबसे पहले याद रखिएगा सिलिक्वा है, अक्सर आपको एग्जाम में पूछा आता है और ये संबंधित होता है सरसों से। एक के साथ हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ताकि एक के साथ आपका टाइम वेस्ट कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर याद होते रहे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो गेहूं का है वो होता है स्पाइक, और स्पेडिक्स किसका होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है स्पेडिक्स होता है, वो होता है केले का होता है। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। सिलिक्वा किसका होता है, सरसों का होता है, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में पूछा आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लगा ले। स्पाइक है वो गेहूं का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पाइक होता है गेहूं का, लेकिन स्पेडिक्स किसका होता है, वो होता है केले का होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो स्पेडिक्स होता है, याद रखिए, केले का, और स्पाइक होता है वो व्हीट का होता है, गेहूं का होता है। और अब हमारा जो सी ऑप्शन है, अर्थात यही हमारा राइट आंसर है कि जो सीसोकार्प है ये क्या है, एक फल प्रकार है, किसका है, गाजर का है।
गाजर का क्या है? सीजोकार्प। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। इसके अलावा यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अगर आपको पूछ लिया जाता है गाजर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, अर्थात बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो हैन है अर्थात चिकन है, इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आपके वो है डिग्री फ़ारेनहाइट में, अर्थात आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर डिग्री फ़ारेनहाइट में। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारा जो राइट आंसर है वो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अब यहाँ पर सेकंड के जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो पूछा जाता है कि यहाँ पर तो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, लेकिन इसका अगर पूछ लिया जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना होता है, तो भी यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे पहले आप बता सकते हो कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुर्गी के जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो वो होता है, याद रखिएगा 40.6 से 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ध्यान रखना इसको सेंटीग्रेड में भी आप याद रखिए, और याद रखिएगा 160 डिग्री अर्थात इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेंज में याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में जो भी आपको देखने को मिलता है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 40.6 से 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अनार व अमरूद के लिए उपयुक्त जो बहार है वो कौन सी होती है। याद रखिएगा एक होता है मृग, हस्त और अंबे, तीन प्रकार की बहार होती है और ये तीनों ही याद रखिएगा तीनों में ही फल लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है यही तो पूछा गया है। तो याद रखना है यहाँ पर कि अगर बात की जाए तीनों में से कौन सी सबसे उपयुक्त होती है तो वो होती है मृग बहार। कौन सी होती है? मृग बहार होता है। अब इनके भी क्या याद रखिएगा, इनके भी कुछ रीजंस होते हैं मृग बहारों के। अब याद रखिएगा हम बात कर रहे थे कि अनार और अमरूद के लिए जो उपयुक्त बहार है वो कौन सी होती है, तो वो होती है याद रखिएगा मृग बहार, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बहार उपचार किसमें किया जाता है, बहार उपचार किसमें किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहार उपचार याद रखिए इन दोनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जैसे अमरूद है या फिर अनार है, कॉमनली आपको अमरूद देखने को मिलेगा कि बाहर उपचार किसमें किया जाता है, तो वो किया जाता है अमरूद में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों में ही की जा सकती है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिखाई देता है इनमें से, उसको आप यहाँ पर राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए कि बाहर उपचार कॉमनली अमरूद में किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अनार में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मूली में आकाशीन रोग किस तत्व की कमी से होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि जो आकाशीन रोग है, सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि आकाशीन रोग किसमें होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिल गया है। आकाशीन रोग किसमें पाया जाता है? मूली में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, IBPS की जो एग्जाम्स है उनमें पूछा गया है कि आकाशीन रोग है वो किसमें देखने को मिलता है, तो मूली में देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है कि कौन से पोषक तत्व की कमी से यहाँ पर होता है, कैल्शियम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, जस्ते की कमी से या फिर बोरोन की कमी से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा बोरोन की कमी से मूली में आकाशीन रोग होता है। सामान्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिए विटामिन सी आपको पूछा गया है, कॉमनली आपको पूछा जाता है। और आप याद रखते हो कि जो खट्टे फल होते हैं, सामान्यतः है जो खट्टे फल होते हैं, याद रखिएगा उनमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा होती है। लेकिन अब यहां पर आपको पहचानना है बारबेडस चेरी, आंवला, अमरूद, इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होता है, या फिर ए व बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन को सही से ध्यान रखना है, सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब यहां पर एक लाइन लिखूंगा, इसको याद रखिएगा हमेशा, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा बारबेडस चेरी में, इससे कम किसमें होता है, याद रखिएगा वो होता है आंवले में। सबसे ज्यादा होता है बारबेडस चेरी में, इससे कम आंवले में, इससे कम अमरूद में, और अमरूद से भी अगर कम पूछ लिया जाए तो वो होता है, याद रखिएगा हमारी जो पेपर है अर्थात जो मिर्च है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। याद रख पाओगे, किसमें होता है, याद रखिएगा मिर्च में होता है। ठीक है, इस सोर्स को आपको ध्यान रखना है, बारबेडस चेरी में सबसे ज्यादा, फिर आंवले में, इससे कम अमरूद में, और उससे भी कम मिर्च में विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, अर्थात ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है एक वेराइटी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है एक या दो क्वेश्चंस ऐसे भी आपको पूछे जाते हैं जो कि वेराइटी से संबंधित होते हैं। और जहां तक संभव है, याद रखिए हॉर्टिकल्चर की ही वेराइटी पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी एग्रोनॉमी की कुछ यहाँ पर जैसे कि वीट है, चावल है, इनके क्या होती है कुछ वेराइटीज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। और एक अरहर की भी वेराइटी है, वो होती है आईसीपीआर चार्ट, ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होती है, आईसीपीआर चार्ट, ये लगातार आपको पूछी जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही है कि गौरव और मोनेटो किसकी वेराइटी है, तो ये होती है, याद रखिए सोयाबीन की। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद रखना है गौरव और मोनेटो जो पॉपुलर वेराइटी है ये किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। आईसीपीआर चार्ट अरहर की होती है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करना है कि कुसुम और सूरजमुखी की जो पॉपुलर वेराइटीज है वो कौन कौन सी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, तो जल्दी से दीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और कॉमन क्वेश्चन है, अभी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ये जीएस में भी पूछा जाता है और आपके भी पूछा जा सकता है, तो इसमें टाइम ज्यादा नहीं लेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था। तो याद रखिए वन संरक्षण जो अधिनियम है ये दिया गया था 1980 में, 1980 में यहाँ पर दिया गया था। कब दिया गया था, 1980 में दिया गया था। कौन सा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज यहाँ पर जो भी हमारी क्लास थी वो शॉर्ट क्लास रहेगी। और ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए, वैसे तो कॉमनली सभी को याद है, जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उन सभी को पता है कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर जुड़ा होता है, तो वो तो क्या होते हैं, याद रखिए लैटिन भाषा के शब्द, अर्थात उनका जो निर्माण होता है ऐसे वर्डों का जिनके पीछे कल्चर जुड़ा होता है वो होते हैं लैटिन भाषा के शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर ले सकते हो, पीसी कल्चर ले सकते हो, ओलेरी कल्चर आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारे क्या है, याद रखिए लैटिन भाषा के शब्द से निर्मित है। लेकिन अगर बात की जाए लॉजी, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे वर्ड जिनके पीछे क्या जुड़ा होता है, ओनली वाई जुड़ा होता है, तो ये किस भाषा के शब्द है, अर्थात किन भाषाओं से लिए गए हैं, ये होते हैं ग्रीक भाषाओं के शब्द से लिए गए हैं। जैसे जूलॉजी हुआ, ठीक है, एग्रोनॉमी हुआ, ये सारे क्या है, याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द है या फिर ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब यहां पर याद रखिएगा ये जो आपका फॉर्मूला है ये कुछ वर्डों पर यूज नहीं होता है, अर्थात इसके भी कुछ अपवाद है, उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जहां पर भी आप, अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो,
वीडियो को रिवाइज आप कर सकते हो या फिर वीडियो को रिपीट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोमोलॉजी है ये वैसे तो कॉमनली याद रहता है सभी को, लेकिन कुछ यहाँ पर नए स्टूडेंट है जिनको अच्छे से याद नहीं है, तो याद रखिएगा ये होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पोमम प्लस लोगस, जिसमें पोमम का अर्थ होता है फ्रूट अर्थात फल, और लोगस का अर्थ होता है, याद रखिएगा, नॉलेज अर्थात ज्ञान। ठीक है, ये होता है नॉलेज। लोगस का मतलब नॉलेज, और पोमम जिसका अर्थ होता है फ्रूट या फल, अर्थात फल का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। एक तरीके से आप डेफिनेशन याद रखो तो ये याद रख सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये जो पोमम वर्ड है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ये लिया गया है, याद रखिएगा, लैटिन भाषा के शब्द से। जो पोमम है ये तो लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द से, लेकिन अगर बात करते हैं जो लोगस है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया है, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा के शब्द से। आप देख पा रहे होंगे कि पोमम है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि लोगस है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थात अगर बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये होता है ग्रीक व लैटिन दोनों का। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, तो आई थिंक आपको लगभग ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों भाषाओं का कैसे है, इनका अर्थ क्या होता है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन है वो हमारा कल का रहेगा। टाइम अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन कॉमनली आपकी जो यहाँ पर लाइव क्लासेस है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 8 बजे आपको हर एक काम से फ्री होकर केवल यहाँ पर आधे घंटे की क्लास रहेगी, तो उसे आपको जरूर एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपको यहाँ पर नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाए और हर एक क्वेश्चन आपको क्लास के साथ अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।